हेमोपोइटिक सिस्टम। हेमो मीन्स रक्त होता है, ब्लड होता है। अगर आपसे हेमोपोइटिक सिस्टम की जगह ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड पूछे तो भी आपको यही बताना है। हेमोपोइटिक बोलता है तो भी ब्लड के बारे में पूछ रहा है। पोइटिक मतलब उत्पादक, किस तरीके से अपने आप उत्पादक हो रहा है, किस तरह से उत्पन्न हो रहा है। इसमें कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। कंपोजिशन क्या हुआ, जैसे प्लाज्मा है, सीरम है, कि भाई प्लाज्मा 60% होता है, वो 40 से 45% होता है, तो वो भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये बनते बिगड़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, मरते रहते हैं, इनकी एक लिमिटेड आयु होती है। लेकिन प्लाज्मा सीरम वो मेंटेन रहता है, वो नहीं घटता बढ़ता है। और किसी का हम सीरम ले लेते हैं तो किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, ये इसमें हमें बताना होगा, उसका फंक्शन बताएंगे। अब प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस की बात करेंगे तो हेमोपोइसिस क्या होगा, बनना। पोइसिस मतलब बनना। तो यहाँ ब्लड कैसे बनता है और कब बनता है, जैसे बच्चा 3 हफ्ते का गर्भ में होता है तभी उसके अंदर ब्लड बनना शुरू हो जाता है। तो कैसे बन रहा है, किस किस स्टेज में क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन देनी होगी। करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो भाई उसके बारे में करेक्टर बताओगे, इसका थोड़ा सा फंक्शन बताओगे, इन तीनों चीज़ों का। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। अब देखो, ब्लड क्लोटिंग यानी क्लोट मतलब थक्का जम जाना, खून का थक्का जमना। तो खून का थक्का जमना एक हमारे अंदर भाई एक तरह का हार्मोन्स होता है जो कि खून जमने नहीं देता, और एक तरह का हार्मोन्स होता है जो कि खून को जमाता है। अब क्या रोल करता है, कौन सा हार्मोन्स है वो, भाई आप मान लीजिए कहीं कट लग गया और खून बह रहा है, तो आप उसको थोड़ी देर दाबते हैं, रुई लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो क्या वो उसकी वजह से रुक जाता है? नहीं, उस वो तो रुई भी उसको सोख लेगा, वो गीला हो जाएगा, खून और बह जाएगा, ज़्यादा खून बह गया तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे प्लेटलेट्स किसको बोलता है, कैसे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को एक्टिवेट कर देता है, कैसे उसकी मदद लेता है, कैसे वो उसको अपना एक केमिकल ग्लू सब्सटेंस भेज देता है, कैसे वो क्लोटिंग करने लग जाता है, किस तरीके से उसमें आपस में प्लगिंग सिस्टम होने लग जाती है, और कैसे वहाँ पर पपड़ी जम जाती है और खून ब्लॉक हो जाता है वहाँ पर, और फिर वो वापस नई परत कैसे बना देता है। यही चीज़ इसमें बताना होगा, मैकेनिज्म ब्लड क्लोटिंग का, ठीक है। और ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है। अब भाई ब्लड ग्रुप मान लो शादी लोग करते हैं कुंडली मिला के, और मोस्टली क्या है कि ब्लड ग्रुप मिला के करेंगे तो उसमें उनको कल को कहते हैं कि इनके बच्चा नहीं हुआ, 10 साल हो गया, इनके 12 साल हो गया, इनका बच्चा नहीं हुआ। वो मोस्टली ब्लड ग्रुप की वजह से भी होता है, जो कि पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये जो होता है। और कैसे आप अपना जान सकते हो कि ये हमारा क्या है, दो शीशे में एक बूंद लगाते हैं ना, वो रगड़ कर और माइक्रोस्कोप से देख के, तो कैसे आप बता सकते हो, कैसे आप जान सकते हो। यही चीज़ थोड़ा सा डिस्कशन होगी इसमें, इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूरी है। और पिछले वाली वीडियो से लिंक है जिसमें क्या कहते हैं, आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो बात करते हैं ब्लड का। देखो 7 से 8% ऑफ बॉडी वेट का होता है, यानी फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है और मेल में 5 से 6 लीटर होता है। तो ब्लड क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है भाई, एक तरह का फ्लूइड है जो आपस में कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम कर रहा है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है भाई, कनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्शन बना रहा है। वैसे भी आपने अगर सेल का चैप्टर नहीं पढ़ा, सेल में अगर आप पढ़ोगे तो सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी का जो भी पार्ट काम कर रहा है, तो हर एक जगह एक ऑर्गन है ना, वो ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, उसी से पूरी बॉडी हमारी खड़ी है। हर जगह का एक अलग अलग ऑर्गन रोल निभा रहा है। तो दैट प्ले वाइटल रोल टू कैरी वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, जो कि हमारी बॉडी को बीमारी से बचा रहा है, जीवन के लिए वाइटल रोल प्ले करता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, हीट, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, क्लोटिंग फैक्टर्स। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, हीट वगैरह, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस और क्लोटिंग फैक्टर को, ठीक है, रोल निभा रहा है। अब आ जाते हैं हेमोटोलॉजी। देखो, हेमो मीन्स रक्त है, टोलॉजी, जब भी लोजी तो क्या लोजी भाई, कोई ज्ञान लोजी, कोई स्टडी करो जी। तो जब भी, इसीलिए फार्माकोग्नोसी, तो जब भी आप कोई चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं उसी को उसकी लोजी कह दिया जाता है, जो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है। तो हेमाटोलॉजी क्या है, ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो क्या कंसर्न करती है, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में स्टडी करना, यही हेमाटोलॉजी है, ठीक है। कि कैसे ब्लड टिश्यू फॉर्म कर रहा है और कैसे ब्लड का डिसऑर्डर हो रहा है, ब्लड के अंदर विकार पैदा हो रहे हैं। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू इंक्लूडिंग द बोन मैरो, स्पीन, थाइमस, थाइम नोब्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर ब्लड कंपोनेंट इज नोन एज हेमोपोइटिक सिस्टम। अब हेमोपोइटिक सिस्टम क्या है, ऑर्गन और टिश्यू, ऑर्गन और टिश्यू ये क्या करते हैं। देखो बोन मैरो में, बोन मैरो मान लो आपका दांत है, उस दांत को आप वहाँ से तोड़ दो, तोड़ने के बाद आपको वहाँ पे रेड रेड कलर के एक नसें और लाल लाल सा वो दिखेगा, वही बोन मैरो है, जहाँ से रक्त के जरिए वहाँ पर फिर बोन शुरू होना, बोन बनना शुरू हो जाता है, हड्डी बननी शुरू हो जाती है। तो हर जगह पर एक बोन मैरो होता है, तब वहाँ पे हड्डी का विकास होता है, हड्डी वहाँ पे बनना शुरू होती है। तो ये बोन मैरो है, और ये कहाँ कहाँ पे बनती है, स्प्लीन में, थाइमस में और लिम्फ नोड्स में। अगर आपने इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको स्ट्रक्चर में उन्होंने बॉडी के पार्ट्स में बताया होगा ये कहाँ कहाँ होता है। नहीं बताया है तो आगे इसमें बता दिया जाएगा। इसी को, जो प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर ब्लड कंपोनेंट है कहाँ पर, बोन मैरो में, इसी को हम हेमोपोइटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लड है, तो ब्लड में दो रूप में डिवाइड करते हैं, एक प्लाज्मा, एक ब्लड सेल। इसको कार्पसल्स भी कह सकते हो आप।
वैसे सेल बोला है, सेल की जगह कार्पसल्स ज़्यादा अच्छा वर्ड है। और प्लाज्मा जो होता है वो 55 से 60% होता है ब्लड का, और 40 से 45% ब्लड सेल्स होते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड का। तो जो 40 से 45% ब्लड सेल्स है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। तो रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स है। अगर आपसे आरबीसी की फुल फॉर्म पूछे तो रेड ब्लड सेल आप बोलने में तो लिख सकते हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन देने के लिए कार्पसल्स लिखना आपने, ठीक है। अभी उसको बता दूंगा। वाइट ब्लड सेल्स का 1% होता है। रेड ब्लड कार्पसल्स क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन लेता है। तो हेमोग्लोबिन लेता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अभिन्न अंग, ये भाई किसी चीज़ को बनाना, मजबूत करना, फंक्शन काम में है। डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है, इसकी मात्रा बढ़ती है या घटती है, ये कैंसर का कारण बन जाता है। ये फाइट करता है, ये हमारे प्रोटेक्ट भी करता है। तो डब्ल्यूबीसी का रोल 1% होता है और 1% ही काउंट है, और प्लेटलेट 1% होती है। तो इसकी संख्या अगर बात की जाए तो आरबीसी जो होती है वो एरिथ्रोसाइट्स होती है। अब ये एरिथ्रोसाइट्स क्यों होती है, क्योंकि ये एरिथ्रो रखता है, ऐसी साइट है जहाँ पे एरिथ्रो होता है। अब ये एरिथ्रो क्या होता है बताऊंगा, बहुत इजी वर्ड है, इस वर्ड को याद रख लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ल्यूकोसाइट रखता है, और प्लेटलेट्स क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट्स रखता है। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है भाई, थ्रोम्बोसाइट्स किसी जो ब्लड जमने का काम है ना, ये थ्रोम्बोसाइट्स एक फिब्रिन को बनाता है। ये डब्ल्यूबीसी की मदद लेता है, आरबीसी की मदद लेता है, फौरन वहाँ टारगेट करता है कि कहाँ पर कटा हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है। तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर ये थ्रोम्बोसाइट्स सबसे बड़ा रोल निभाता है। ये हमारे बॉडी में 120 दिन तक जीवित रहता है। और जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट्स, ये 4 दिन तक रहता है, और थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है 7 दिन तक होता है। इसकी अगर क्वांटिटी पूछी जाए तो लगभग 5 मिलियन में आता है, यानी 50 लाख के करीब। और ये क्या कहते हैं 10,000 के करीब होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, 11 होता है, और ये 2 लाख के करीब होता है। तो 2 लाख मोस्टली ले लिया गया है। मिनिमम 1.5 लाख, अगर 1.5 लाख पहुंच गया है तो आप डेंजरस जोन में, 1.5 लाख से नीचे गिर गया प्लेटलेट्स तो वो खतरनाक हो जाता है। और इसीलिए वो कहते हैं प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिर रहा है। डेंगू के अंदर कितना बड़ा रोल निभाता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे आप समझ जाओगे। चलो आगे चलते हैं, ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं। अराउंड 50% ऑफ ब्लड, 55% ब्लड का होता है, गोल्डन येलो कलर में होता है, ठीक है, गोल्डन येलो कलर होता है। इसके अंदर ये जो एरिथ्रोसाइट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स के साथ एक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये इसका कलर लाल होता है। अदरवाइज इसका असली कलर गोल्डन येलो कलर है। और ब्लड प्लाज्मा है 92% पानी होता है इसके अंदर, 8% ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एंड अदर सब्सटेंस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में बाकी सब्सटेंस होते हैं। तो इसके कंपोनेंट की बात करते हैं प्लाज्मा की। ओवर 70% सॉलिड इन प्लाज्मा आर प्रोटीन, 70% जो है, ठीक है, वो प्रोटीन है। लाइक इम्यूनोग्लोबिन, सीरम एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, एंड ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। तो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन में ये एक है फाइब्रोनोजन। ये फाइब्रोनोजन क्या करता है भाई, फाइबर बना देता है। वहाँ पर आप देखते हैं जहाँ पे जब कट गया है उसको केमिकल लगा के उसको धीरे धीरे जमने लग जाता है, नसें सिकुड़ने लग जाती हैं ऑटोमेटिक, ताकि खून का रिसाव कम हो, बाहर कम गिरे। तो वहाँ पर ये फाइबर पैदा करता है, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन ही उसको सिग्नल भेजता है और उसको वहाँ पे प्रिपेयर करने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है भाई, ये सर्कुलेटरी एंटीबॉडीज है, पूरे में इम्यूनो बूस्ट करने का, ग्लोबिन है ना, ग्लोबिन ताकत, तो वो पूरे में इम्यूनो बूस्ट करने का और एंटीबॉडीज़ के रूप में पूरे में घूमता रहता है। तो हमारी एंटीबॉडीज ही तो हमारी ताकत है। अब सीरम एल्बुमिन बात करते हैं, एल्बुमिन। तो सीरम एल्बुमिन क्या होता है, जब कभी किसी का हम ब्लड टेस्ट करते हैं या वो कहते हैं कि इस आदमी का प्लाज्मा ले लिया जाए, तो उसमें से जो निकाला जाता है वो सीरम निकाला जाता है। उसी सीरम की जांच होती है, उसी सीरम में देखा जाता है कि कितना क्या है, क्योंकि ये एकदम फिक्स अमाउंट में प्लाज्मा में लगभग 55 से 60% हमारे पास होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है, अब पूरी डिटेल में जानते हैं। तो रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड इस प्रेशर में जाएगा, उसको रेगुलेट करने का काम इस एल्बुमिन्स का काम करता है। और ग्लोबुलिन्स क्या करता है, ग्लोबुलिन्स पार्टिसिपेट इन द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम में अपना रोल निभाता है, इसीलिए दैट इज द इम्यूनोग्लोबिन, एंड आल्सो एक्ट एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन ट्रांसफर करता है, ये बताया ना अभी। तो अब बात करते हैं फाइब्रोनोजेंस, ये क्या करता है, आर इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग प्रोसेस, क्लोटिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप डैमेज कंट्रोल करेगा, है मेजर डिफेंसिंग प्रोटेक्ट देगा ना, डिफेंस करेगा। मैकेनिज्म एक्शन अगेंस्ट ब्लीडिंग, मैकेनिज्म अगेंस्ट ब्लीडिंग, जो खून बह रहा है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, उसको एक डिफेंसिंग मैकेनिज्म देगा। ये फाइब्रोनोजेंस का काम है। सिंपल सी बात है, बैक चलते हैं, दोबारा से समझाता हूँ, इतना टेंशन वाला सब्जेक्ट नहीं है। ब्लड है, प्लाज्मा 55 से 60% है, 40 से 45% ब्लड कार्पसल्स है, ठीक है। एलिमेंट सब्सटेंस मान लो, अदर एलिमेंट सब्सटेंस लिख लो। तो उसमें हमारा क्या होता है, एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी हमारा 40 से 45% होता है, जो कि हेमोग्लोबिन कवर करके रखता है, इसमें ब्लड ज़्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी होता है, ये फाइट करता है, और प्लेटलेट्स क्या होता है, क्लोटिंग प्रोसेस में वर्क करता है।
ठीक है। अब इसी में हमने जब हमने इसका कंपोनेंट पढ़ा प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो क्या क्या रोल निभा रहे होते हैं? एक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, भाई पूरी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बन रही होती है और एक एंटीजन होता है जिसके हिसाब से हम ब्लड ग्रुप लेते हैं। अब ये एंटीबॉडी हर जगह है, तो जब अब आपका कटा लगा तो एंटीबॉडी ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और सीरम एल्बुमिन ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट लिपिड कर दिया है, यानी एनर्जी फैट वगैरह, ये जो सीरम एल्बुमिन है ये फैट और एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होता है, तो 3 तरह का प्रोटीन इस प्लाज्मा में ये सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेटर होता है, राइट। तो इसी का नाम है फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रोनोजन बता दिया आपको कि ये एक फाइबर बना देता है, एक जाल सा, झिल्ली सा बना देगा। तो अब आते हैं प्लाज्मा क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आरबीसी इज ए टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट इज मेड इन द बोन मैरो एंड फाउंड इन द ब्लड। ब्लड में पाया जाता है, बोन मैरो में बनता है। आरबीसी कंटेन ए प्रोटीन, एक प्रोटीन कंटेन करता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। विच कैरीज, वो क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है लंग्स से और पूरी बॉडी के पार्ट्स में, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लेता है और पूरी बॉडी के पार्ट्स में दे देता है। तो आरबीसी आर डिस्कोटिक शेप्ड सेल, ये डिस्क शेप का होता है। आरबीसी क्या होता है? डिस्क शेप का होता है, एक गोले से आकार का होता है, ठीक है। गोले से आकार, राउंड राउंड होता है, बिल्कुल गेंद की तरह जैसे होता है ना, इस टाइप का एक गोल होता है, डिस्क होता है, डिस्क टाइप का होता है, तो डिस्कोटिक शेप है इसका। कंस्टिट्यूटिंग 99% ऑफ द ब्लड, जो 99% ब्लड रखता है। ईच सेल इज सराउंडेड बाय ए कलरलेस एनवलप, प्रत्येक सेल जो होता है वो एक सराउंड होता है, घेराव में होता है, कलरलेस होगा, उसका कलर नहीं होगा, एनवलप लिफाफे की तरह उसको घेरे रखता है, ठीक है। कवरिंग ए सेमी लिक्विड मटेरियल हैविंग 65% वाटर एंड 35% सॉलिड, ऑफ विच 33% कंस्टिट्यूट हेमोग्लोबिन बाउंड। कवर करता है एक सेमी लिक्विड मटेरियल को, जो एनवलप होता है, पूरा सराउंड उसको राउंड रखता है। 65% पानी होता है, 35% सॉलिड होता है। अब जो 35% सॉलिड है वही मेन रोल निभा रहा है, उसमें सॉलिड में जो 35% है उसका 33% हेमोग्लोबिन बाउंड होता है, और 2% जो बच गया वो क्या होता है? स्टोर्मल मैशवर्क ऑफ प्रोटीन। मैशवर्क यानी जाली, झिल्लीदार प्रोटीन है जो जाली वाली बनाने का वो उस तरह का काम करता है, ताकत है। क्योंकि प्लेटलेट्स भी, जो उसमें थ्रोम्बोग्लोबिन होता है, जो थ्रोम्बोसाइट होता है, वो आपका आरबीसी की मदद लेगा तभी उसको पूरा क्लोटिंग प्रोसेस को पूरा कर पाएगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होता है, न्यूट्रल फैट होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन के जो 2% होता है उसके अंदर क्या क्या होती है? प्रोटीन होता है, एक मैश वर्क करने की प्रोटीन होती है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अब आरबीसी के फंक्शन की बात करते हैं। O2 ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टू द लंग एंड टिश्यू, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स बनाना, टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, ज़्यादा मात्रा में ब्लड का गिर जाने से बचाव करना। कैरिंग सेल को कैरी करेगा, एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से फाइट करती है। ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट को लाएगा टू द किडनी एंड लीवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड, किडनी और लीवर तक लाएगा और वो फिर क्या करेगी? फिल्टर करेगी और ब्लड को क्लीन कर देगी। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये नहीं है कि यहाँ पे 37 डिग्री है तो वहाँ नहीं होगा। तो आप देखते हैं ना, किसी के बगल में लगा के लेता है, किसी के मुंह में लगा के लेता है, तो टेम्परेचर जहाँ भी नापता है सब जगह सेम टेम्परेचर रहेगा बॉडी का। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो सब जगह 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अब वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स ल्यूकोसाइट्स, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है भाई। इसका साइज बड़ा होता है, मात्रा 1% कवर करता है, लेकिन जो साइज होता है इसका, वॉल्यूम में 1% है, पर साइज में ये लार्जेस्ट ब्लड सेल है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? डिफेंस करता है और इम्यूनिटी देता है। फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, बाहरी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जीवाणु आते हैं, उसके अगेंस्ट ये फाइट करता है। दे कंटेन न्यूक्ली एंड सम हैव ग्रैनुअल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। ग्रैनुअल्स होते हैं लाइजोसोम। अगर आपने सेल का पढ़ा होगा तो लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं ना। तो क्या करता है? जो सेल काम नहीं कर रहा, मर गया है, या कैंसर बनाएगा, जो सेल अब खराब होगा वहाँ पर कैंसर बनाना शुरू करेगा, तो उसको खा जाता है, उसको मार देता है। और जब मान लो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास एटीपी नहीं बचा, वो भी काम नहीं करा, गोल्गी बॉडी भी काम नहीं करा, वो नहीं करा, तो सुसाइडल बैग है, खुद को भी मार लेगा, सबको मार देगा, सबको खत्म कर देगा। तो एक लाइजोसोम के रूप में काम करता है। तो ग्रैनुअल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, WBC ग्रैनुअल्स होने के कारण
इसके दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स, भाई साइट्स लग रहा है तो वो उसकी साइट है, वो उसकी जगह है, वो जहाँ पर वो कोई भी काम कर रहा है अपनी साइट पे जा रहा है, मैं अपनी साइट पे गया था वहाँ काम कर रहा, तो ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। और दूसरा क्या है, एग्रेनुलोसाइट, मतलब नॉन ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट में थोड़ा ध्यान से चलना, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगी, एक चीज़ को पकड़ के रखो, वो चीज़ जो नहीं आपके दिमाग में घुस रही है वो वर्ड आपके दिमाग में आगे घुस जाएगा जैसे ही आप उसके बारे में थोड़ी सी बात समझ जाओगे, बहुत मज़ेदार हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये 3 रूप में डिवाइड होता है। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होता है वो मोनोसाइट्स और लाइम्फोसाइट्स, ये 2 रूप में डिवाइड होता है। न्यूट्रोफिल्स का कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है, इस तरीके से बीच में ये न्यूट्रॉन होता है और ये ग्रेनुअल्स, ये देखो बीच में डॉट 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 रेड लगे हुए हैं। अब ये जो इओसाइनोफिल्स है उसके देखिए इस तरीके से आकार होता है कुछ, और बेसोफिल्स का कुछ इस तरीके से आकार होता है। अब जो इसमें आता है मोनोसाइट, इसमें देखिए ग्रेनुल्स नहीं है, और लाइम्फोसाइट्स देखो इसमें ग्रेनुल्स नहीं है, तो ये वाइट भाग देखिए प्लेन है, यहाँ पे रेड कलर के डॉट नहीं है। मोनोसाइट्स क्या करता है, खाने का काम, इसका ज़्यादातर खाने का ही काम है, खाता रहता है, ये सेल खा जाएगा, वो खा जाएगा, इसको खा जाएगा, उसको खा जाएगा, ये ऐसे चलता रहता है। WBC के अंदर ये एग्रेनुलोसाइट में पाया जाता है, ठीक है। और जो लाइम्फोसाइट है ये इम्यूनिटी में मेजर रोल निभाता है। ये 3 हो गए इसके और 2 पार्ट इसके हो गए। अब देखो न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। दे ओवरकम द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन कहता है जैसे घायल हो जाता है या स्पर्श होने पर, चोट लग गई है उसके स्पर्श में, टच करने पर दर्द हो रहा है, हिस्टामिन प्रोसेस विद द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन, या उसको एलर्ज हो गया स्पर्श होने पर। फाइगोसाइट, फाइगो मतलब जो कि निगल लेता है, खा जाए किसी चीज़ को अपने अंदर निगल ले, तो फाइगोसाइट एंटीजन होता है, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, फाइगोसाइट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, एंड किल पैरासाइटिक फॉर्म, परजीवी कीड़े वगैरह मार देने का काम करता है। कौन? न्यूट्रोफिल्स। अब इसकी बात करते हैं साइनोफिल्स की। ये क्या करता है? विच लाइरेट हेपरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हेपरिन, देखो हेपरिन, हेपरिन वो चीज़ है जिसका काम होता है आपकी बॉडी में कहीं भी रक्त थक्का जमने ना पाए, ब्लड का फ्लो कंटिन्यू चलता रहे। हेपरिन उसको फ्लो करने का काम करती है, और दूसरी तरफ वो जो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है थाइमोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है, तो हेपरिन को रोकने का काम वो करेगा। यहाँ हेपरिन क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कहीं अंदरूनी खून जम गया तो वो ब्लड प्रेशर काउंट कर देगा, और ब्लड प्रेशर बन जाएगा, वहाँ पे खून जमने लगेगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हार्ट अटैक का कारण बन जाएगा, वो मौत का कारण बनता है। तो हेपरिन बहुत गजब का रोल निभाता है। इस वर्ड को आप वैसे भी रट्टा मार लो, घोट लो, जो भी कर दो, लेकिन ये हेपरिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है भाई, अपने ब्लड के साथ, ब्लड में ही है ना ये, तो ब्लड के अंदर ये घूम रहे हैं ये चीज़ें। तो हेपरिन है, हिस्टामिन आप जान रहे हो कि ये एक फाइगोसाइट एंटीजन के रूप में, ये देखिए इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। और सीरोटोनिन, सीरोटोनिन क्या होता है? मैसेज करता है, कैरी मैसेज करता है बिटवीन नर्व सेल इन द ब्रेन। भाई हम जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने बॉडी शरीर के अंदर है, अब जैसे मान लीजिए कि आप पेशाब कर रहे हैं, तो पेशाब को भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही तो सिग्नल भेज रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है कि इससे ज़्यादा मात्रा में, या वो हमारी जो ग्रंथि होती है यानी ग्लैंड्स होते हैं, यही तो कंट्रोल करते हैं कि कोई चीज़ कितनी सीक्रेट होनी है कितनी नहीं होनी। अब पसीना छूट रहा है तो ये बॉडी से सारे पानी ही निकल जाए, जितना पानी है खत्म हो जाएगा आदमी। तो कितना पसीना निकलना है, कितना कहाँ पर, कितना बाथरूम निकलना है, बाथरूम के अंदर कैल्शियम निकल जाता है बहुत हो गया, तो कैल्शियम वो रोकना है, तो उन ग्लैंड को जो कैरी कर रहा है उसको वो करता है। तो ये है सेरोटोनिन नाम का एक ब्लड में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हेपरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, तो इन रेस्पॉन्स टू एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन हो जाए और इंक्रीज इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, सूजन वगैरह, मोटापन वगैरह, भारीपन है, तो उनमें ये रोल निभाता है। अब आ जाओ ये जो तीसरा है, तीसरा क्या था? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करता है? ये बैक्टीरिया किल कर देता है। और मोनोसाइट क्या करता है? टू ईट डेड सेल और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया मर गए हैं और डेड सेल है उसको खाने का काम करता है। इसका आकार भी इसी तरीके से बना हुआ है। और जो दूसरा है वो इम्यूनिटी में मेजर रोल निभाता है। कौन? लाइम्फोसाइट, ठीक है, क्लियर है। अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो देखो थ्रोम्बोसाइट होता है इसके अंदर, एक टीनी वेरी स्मॉल डिस्क शेप, डिस्क शेप होता है, प्लेट के शेप में होता है, पीस ऑफ सेल। तो ये प्लेट के शेप में होने की वजह से इसका नाम प्लेटलेट्स हो गया है। दैट इज फाउंड इन द ब्लड एंड स्प्लीन। स्प्लीन होता है स्टोमक के ये एक साइड में, लेफ्ट साइड में ये होता है, तो ब्लड एंड स्प्लीन में पाया जाता है। तो प्लेटलेट्स आर पीस ऑफ वेरी लार्ज सेल,
लार्ज सेल का एक पीस है, टुकड़ा है, भाग है इन द बोन मैरो में, जिसको हम कहते हैं मेगा कार्योसाइट। अब बोलोगे ये नाम क्या आ गया? ये देखो एमसीक्यू के क्वेश्चन में यही सब एक एक नंबर में पूछेगा। आप लोग अगर ये दिमाग में और आपके शब्दों में एक बार ये वीडियो के माध्यम से ये शब्द निकल चुके हैं, तो आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें आप पड़ाक से लिख दोगे, वरना अदरवाइज एमसीक्यू ही सबसे कठिन बैठेगा। भारी चीज़ों में तो आप लिख दोगे 5-5, 3-3 वाले में कुछ बातें, एमसीक्यू में आप 1 नंबर वाले में अब 4 में से आपको जरूरी है कि एक वही सेलेक्ट करो, 3 गलत भी तो हैं। तो अगर आपके दिमाग में शब्द छूटेंगे नहीं। अब मेगा कार्योसाइट भाई कठिन वर्ड, कोई कठिन नहीं है। जब प्लेटलेट्स आर पीस ऑफ वेरी लार्ज सेल इन द बोन मैरो कॉल्ड मेगा कार्योसाइट। भाई देखिए मेगा बड़ा, देखिए वेरी लार्ज सेल हो गया ना, वेरी लार्ज सेल का पीस है प्लेटलेट्स, तो मेगा मेगा कार्यो जहाँ पे कार्य कर रहा है जो साइट है, तो मेगा कार्योसाइट्स ये आप याद कर सकते हो, ठीक है, बोन मैरो में। अब दे हेल्प फ्रॉम ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स में ये हेल्प करता है टू स्लो और स्टॉप ब्लीडिंग, उस खून को स्लो करने का और ब्लीडिंग को रोकने का, एंड टू हेल्प वाउंड हील, और उपचार करने का, घाव को भरने का। चेकिंग द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, जब हम नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ब्लड में चेक करते हैं, में हेल्प डायग्नोस सर्टेन डिजीज, ये कई तरह के डिजीज बीमारी पता लगाने का और कंडीशन पता लगाने का कारण बनता है। उसी को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, उसी को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट काउंट लाइज बिटवीन 2 लाख से 3.5 लाख mm3, ठीक है। तो मिनिमम मतलब 2 लाख माना जाता है, ठीक है। इससे नीचे गिरता है और 1.5 लाख के बिलो हो जाता है तो वो खतरे में हो जाता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा है ना कि फंक्शन ऑफ ब्लड और कंपोजिशन पढ़ना, तो कंपोजिशन में हमने आपको ये सब बता दिया। और फंक्शन ऑफ ब्लड में आप ये कहें ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कंपोज होता है, इसमें 55% ब्लड होता है भाई, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट क्या, वही कार्पसल सेल्स हैं, तो उसमें रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। तो ब्लड एब्जॉर्ब O2 फ्रॉम एयर, हवा से लेता है इन द लंग्स में, और इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू सेल, सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है थ्रू आउट द बॉडी के सारे भागों पे। एंड इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट CO2 फ्रॉम द सेल, और CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बन रहा है, उसको निकालने का काम ये करता है। तो ब्लड ही कर रहा है, ब्लड, इसीलिए तो कहते हैं वॉकिंग करो, भागो, दौड़ो, लगाओ, तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अपना एक्टिव हो जाता है, तो उसमें हवा भी चाहिए। तो कैसे ब्लड और एयर दोनों फ्लो सही काम कर रहा है। अब देखो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, ये न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। देखो हार्मोन्स क्या होता है मैं बताता हूँ, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज हो जाता है, किस में हो जाता है भाई, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, एनर्जी में, इन सब में डाइल्यूट हो गया, मेटाबोलाइज हो गया, और आपकी बॉडी खा गई, फिर दोबारा न्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन हार्मोन जो होता है वो मेटाबोलाइज नहीं होता। हार्मोन्स किसी फंक्शन को काम करने में, किसी फंक्शन को डेवलप करने में, किसी फंक्शन को चलाने में, किसी ऑर्गन को चलाने में, किसी ऑर्गन को ऑपरेट करने में, टिश्यू या ऑर्गन को, उसमें रोल निभाता है हार्मोन। होता ये भी न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये हार्मोन जो होता है, और बहुत से हार्मोन होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो पैतृक रूप से मिले होते हैं कि पिता के अंदर ऐसे हार्मोन थे, बच्चे के अंदर चश्मा लग गया तो उसका वो वाला हार्मोन वीक हो गया ना। तो आपने अगर वो ग्लैंड वाला पढ़ा होगा, एंडोक्रीन ग्लैंड सिस्टम जो है उसमें पढ़ा होगा, तो आपको उसमें ये बताया गया होगा। नहीं पढ़ा है तो बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब ब्लड प्लेज ए लार्ज रोल इन डाइजेशन, भाई डाइजेशन के अंदर इसका लार्ज रोल है। एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन, देखो आ गया एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन क्या होता है, देखो 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में ये होता है कि एंडोक्राइन हेमोग्लोबिन लेता है, हार्मोन्स लेता है, और हार्मोन्स ब्लड से टच होकर ये चलता है। एक्सोक्राइन क्या होता है, एक अलग से डक्ट यूज़ करता है, नली यूज़ करता है, जैसे आपका पेशाब निकल रहा है तो उसमें ब्लड नहीं निकल रहा, तो वो वहाँ पर हेमोग्लोबिन नहीं ले रहा है, ध्यान रखना। तो इसलिए एंडोक्राइन जो होता है वो ब्लड से संपर्क लेके फिर हार्मोन्स को कहाँ टारगेट टिश्यू पे भेजता है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा, और ये इस चैप्टर में भी है आपके, ठीक है। आगे आ जाओ। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज आप पढ़ चुके हो पीछे कि कैपिलरीज ही वही जगह है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर को हटाकर वापस हार्ट में दे रहा है, फिर वो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर यहाँ से वो पूरे सेल्स और टिश्यूज़ में, मांसपेशियों में आगे आगे सर्कुलेट कर दे रहा है। तो कैपिलरीज वो पॉइंट होती है जो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा होता है, जहाँ से ये सारी चीज़ में होता है, और वहीं पे वॉल्व वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी आप पढ़ चुके हो, ये नसों का ही एक पार्ट हो गया। तो दिस न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ग्लूकोज, ये न्यूट्रिएंट भाई ग्लूकोज, एमिनो एसिड हैं,
एमिनो एसिड हो गया जो रक्त बनाने के काम आता है, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, ठीक है। ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? बाय एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड का होता है, ग्लैंड होती है ग्रंथि, जो आपकी नाक बह रही है वो भी एक ग्रंथि है। जब आप सोते हो तो एक पीनियल ग्लैंड होता है जो हमारे माथों के बीचों बीच होता है, जो जिससे आप लाइट बंद कर दो तो आपकी नींद आ जाएगी, वो ग्रंथि है। तो जो मदर का जो दूध निकल रहा है चेस्ट से, तो वो भी एक ग्रंथि वर्क कर रही है ग्लैंड। एक हमारा जो क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे दिमाग में सेंटर में बीच में पाया जाता है, जो पूरे ग्लैंड को टारगेट करता है, मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इतना समझ लो, उसको पढ़ लोगे आप तो ये बात आपके और आसान हो जाएगी। तो ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट, कुछ हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो छोड़े गए हार्मोन्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, भाई जो ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम छोड़ रही है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। कहाँ पर? जिस ऑर्गन और टिश्यू को जरूरत है, टारगेटेड ऑर्गन टिश्यू जहाँ पे ब्लड की जरूरत है। ब्लड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है। और ब्लड एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर एज बॉडी आल्सो ट्रांसफर हीट ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन। भाई ज़्यादा हीट है तो बाहर भी निकाल देता है ना, बाहर निकल जाती है, और हीट एब्जॉर्ब भी करता है तो ब्लड ही एब्जॉर्ब करेगा, स्किन के माध्यम से हो जाती है। तो देयरफॉर स्किन बिकम्स वार्मर, तो स्किन बहुत गर्म हो जाती है जब एब्जॉर्ब कर लेगा। वेयर ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, जहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। एग्जांपल ड्यूरिंग वार्म वेदर, गर्म वेदर में, और एक्सरसाइज करोगे तब, तो विच रिजल्ट इन फास्टर हीट लॉस, बहुत वो रिजल्ट में क्या करें, फास्ट हीट, थर्मो रेगुलेटर प्रोसेस हो गया ना। वाइल रिड्यूस सरफेस ब्लड फ्लो कंजर्व हीट, ठीक है। उसी थर्मो रेगुलेटर प्रोसेस की वजह से आपका ज़्यादा हीट आपके अंदर ना घुस जाए और ज़्यादा गर्मी आपके शरीर के अंदर ना रहे। एक बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर है, ये थर्मो रेगुलेटर का प्रोसेस का काम होता है। ब्लड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस बाय कोगुलेशन। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा चल रहा हूँ, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम बता देना क्योंकि समय कम है, चैप्टर लंबा है, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। वीडियो आप स्लो करके भी देख सकते हो। ब्लड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस बाय कोगुलेशन प्रॉपर्टी। कोगुलेशन प्रॉपर्टी ही वो कहते हैं जब कोगुलेट कर देना, कोगुलेट बांध देना, किसी चीज़ में उलझा देना, एकदम वो कहते हैं ना, इसको फंसा दिया, जाल बना दिया, एक चक्रव्यूह रच दिया, दैट इज कॉल्ड अ कोगुलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ब्लड लॉस बाय, तो ब्लड लॉस होने के लिए कोगुलेशन प्रॉपर्टी ब्लड बचा के रखता है। और एक्टिवेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, और प्लेटलेट्स को है इनिशिएटिंग क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्म, भाई एक ही बात है, थोड़ा सा शब्दों को घुमा फिरा के लिख रहा है। आप अगर मेरी बातों को समझ गए हो तो आप इन बातों को लिख के आओगे। व्हेन ए वेजल इज ब्रोकन, जब आपकी कोई नस टूट कट जाती है, ठीक है। ब्लड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय सिंथेसाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाकर इन्फेक्शन से बचाता है। और किसके जरिए बचाता है? एक्टिवेटिंग कंप्लीमेंट प्रोटीन, उसका कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट करके। और एक्टिवेट क्या करता है? WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेंडर, बाहरी आक्रमणकारी जो भी है, कीटाणु है, जीवाणु जो भी हैं, उनसे बॉडी को अगेंस्ट से डिफेंड करता है, यानी डिफेंस देता है, डिफेंस पावर देता है। जैसे बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मी होते हैं ना, जिसको सुरक्षाकर्मी डिफेंड वर्ड आ जाता है। हेल्प्स इन एक्सक्रीटरी फंक्शन ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। और भाई शरीर से जो विषैले पदार्थ या एक्सक्रीटरी पदार्थ हैं तो उसको बाहर निकालने का भी काम इसी ब्लड के जरिए ही होता है। और रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर का बैलेंस रेगुलेट करता है। और रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, वहाँ पे बड़े डिटेल में आया था एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। और मैं उसकी वीडियो भी बना चुका हूँ, उसमें डाल चुका हूँ, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। अब प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस, पोइसिस का मतलब टू मेक समथिंग, कुछ बनाना, और हेमो मतलब ब्लड। अब हेमोपोइसिस क्या है? भाई देखो उसमें ब्लड बन रहा था, कैसे उत्पन्न हो रहा था ये बताया, बनता कैसे है इसमें ये बताना है। कंफ्यूज मत होना, हेमोपोइटिक पूछता है और आप वहाँ पे हेमोपोइसिस बता रहे हो, हेमोपोइसिस पूछता है और आप हेमोपोइटिक बता रहे हो, तो नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर पोइसिस वर्ड टू मेक समथिंग, और पोइटिक उत्पन्न हो रहा है, कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। देखो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल RBC WBC इन प्लेटलेट्स इज टर्म्ड एज हेमोपोइसिस। ब्लड का बनना ही हेमोपोइसिस है, ठीक है। या हेमेटोपोइसिस भी बोल सकते हैं, या हेमियोपोइसिस बोल सकते हैं, या होमोपोइसिस बोल सकते हैं, एक ही बात है। कोई भी इसमें इंग्लिश का वर्ड आएगा, ये सब एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। द टिश्यू इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, जो टिश्यू इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, नॉन एज टिश्यू सच एज बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन। बोन मैरो का, लीवर का और स्प्लीन का, उसे हेमोपोइटिक टिश्यू कहेंगे। जो भी, अब मान लो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा तो हेमोपोइटिक ऑर्गन, और अगर टिश्यू इन्वॉल्व है तो हेमोपोइटिक टिश्यू, ठीक है। इन ए हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन में अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन न्यू ब्लड सेल आर प्रोड्यूस पर डे, ठीक है, इन बॉडी फॉर मेंटेनिंग ब्लड सेल। ब्लड सेल को मेंटेन रखने के लिए 10 बिलियन नए सेल रोज पैदा होते हैं। इसका मतलब मरते भी हैं, ये के समय है।
वो मरते हैं तो फिर नए सेल भी चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर सेल मरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो लाइजोसोम, माइटोचोंड्रिया, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म और न्यूरोसोम, ये सारे जो काम कर रहे हैं, ये सब वही सब तो काम कर रहे हैं ना। किसी को बाहर निकालना है, इसको बाहर फेंकना है, इसको खा जाना है, इसको वो करना है, तो ये उसका काम हो गया। ये एक अलग प्रोसेस है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि 10 बिलियन नए ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं पर डे। तो योर बॉडी कंटिन्यूली मेक्स न्यू ब्लड सेल टू रिप्लेस ओल्ड वंस। पुराने को रिप्लेस करके नए ब्लड सेल को डेली बना रही है। अगर नोट्स जैसे PDF चाहिए हो तो उसकी जगह आप ये सीधा फोटो ले सकते हो। बिफोर बर्थ ब्लड सेल प्रोडक्शन स्टार्ट्स व्हेन यू आर स्टिल इन द यूट्रस। जब आप यूट्रस में हैं, यानी जब सीमेंस यूट्रस में गया, ओवरी में गया और अंडाशय में जा रहा है, ब्लड सेल प्रोडक्शन यूट्रस में होना शुरू हो जाता है। इट बिगेन्स इन द योक सैक। अब योक सैक क्या होता है? जब एक बच्चे का जो निर्माण होता है, भ्रूण, तो भ्रूण की जब आकृति आने लगती है उसी को योक सैक बोलते हैं। तो ए स्ट्रक्चर दैट सराउंडेड एन एम्ब्रॉय, यानी एक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रॉय से, भ्रूण से घिरा हुआ है, उसी स्ट्रक्चर को योक सैक बोलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी बनने पर, टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मोस्ट ब्लड सेल प्रोडक्शन हैपन्स इन योर बोन मैरो। तो बात वो बता ही चुके हैं कि बोन मैरो में ही बनते हैं। की माइलस्टोन इन हेमोपोइसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर वीक 3, तीसरे हफ्ते में, ए टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल, एक तरह का रेड ब्लड सेल स्लाइटली लेस डेवलप देन द रेड ब्लड सेल्स। ये क्या मतलब हुआ? एक तरह का रेड ब्लड सेल, सिर्फ देखिए एक तरह का रेड ब्लड सेल स्लाइटली लेस डेवलप देन रेड ब्लड सेल्स, यानी ये रेड ब्लड सेल मैच्योर सेल है और वो मैच्योर नहीं है, वो इमेच्योर सेल है। ये टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल लिख रहा हूँ, यहाँ सेल्स है, यहाँ खूब सारे सेल्स हैं, एक सेल्स नहीं होता, कई सेल्स होते हैं। तो स्लाइटली लेस डेवलप्ड देन द रेड ब्लड सेल्स दैट गेट मेड ड्यूरिंग एडल्टहुड इज मेड इन द योक सैक। योक सैक में मैच्योर होने के लिए पहले 3 हफ्ते में एक तरह का रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाता है, स्लाइटली लेस। फिर दूसरा तीसरा महीना जब आता है तो रेड ब्लड सेल्स आर एंड प्लेटलेट्स गेट मेड इन योर लीवर एंड स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन में ये बनना शुरू हो जाते हैं। कौन? रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है? और थाइमस में, थाइमस पता है ना, ये चेस्ट के बीचों बीच होता है। अब मंथ 5 बात करते हैं। मोस्ट ब्लड सेल प्रोडक्शन हैपन्स इन योर बोन मैरो, वही बात बोन मैरो में। द थाइमस, स्प्लीन एंड अदर लाइम्फ टिश्यू आल्सो मेक सम टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये कुछ तरह के वाइट ब्लड सेल बनाते हैं 5वें महीने में। आफ्टर बर्थ मोस्ट ब्लड सेल प्रोडक्शन हैपन्स इन योर बोन मैरो फ्रॉम इन्फेंसी एंड इनटू एडल्टहुड। बहुत से ब्लड सेल, मोस्ट ब्लड सेल प्रोडक्शन हैपन्स इन योर बोन मैरो, बोन मैरो में होता है। कहाँ से? बचपन से एडल्टहुड पे। ठीक है। इफ़ यू हैव ए कंडीशन दैट प्रिवेंट्स योर बोन मैरो फ्रॉम मेकिंग इनफ ब्लड सेल्स, जब ऐसी कंडीशन आती है कि अब उसे रोका जाए ब्लड सेल को बनने में, अब काफ़ी है, तो हेमेटोपोइसिस में शिफ्ट टू योर ब्लड सेल प्रोडक्शन साइट्स बिफोर बर्थ। तो बर्थ होने से पहले हेमेटोपोइसिस क्या करती है? शिफ्ट हो जाती है आपके ब्लड सेल में, शिफ्ट टू योर ब्लड सेल प्रोडक्शन साइट, जहाँ पे ब्लड सेल बन रहा है उस साइट पर ये शिफ्ट हो जाता है। फिर ब्लड सेल कहाँ गया? ब्लड सेल प्रोडक्शन में शिफ्ट टू योर लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। फिर ब्लड सेल प्रोडक्शन कहाँ होता है? शिफ्ट हो जाता है लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में। ठीक है, इम्यून सिस्टम का बॉडी पार्ट है लिम्फ नोड। अब व्हाट हैपन ड्यूरिंग हेमेटोपोइसिस? होता क्या है हेमेटोपोइसिस में? होता क्या उस दौरान? तो हेमेटोपोइसिस बिगिंस विद एन ओरिजिनेटेड सेल कॉमन टू ऑल ब्लड सेल टाइप्स। इट्स कॉल्ड ए हेमोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल क्या है आप लोग पूछेंगे। देखो, स्टेम सेल की वो प्राथमिक इकाई है जो सेल को डिवीज़न करके बढ़ाई चली जा रही है, बनाना शुरू कर रही है। जो सेल का सबसे प्रथम नींव रखा जाता है ना, जैसे ईंटें होती हैं, एक ईंट से कमरा बना, ईंटों से कमरा बना, कमरे से एक मकान बना, तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना। तो जो सेल बनने गया, तो सेल से पहले जब उसकी नींव रखी गई, तो जो पहला सेल आधारित बना, जो मिट्टी से जो ईंट बन रही थी, वो स्टेम सेल हो गया। समझ गए आप? तो हेमोपोइटिक स्टेम सेल वही है, जब आपका कोई सेल डिवीज़न करता है, वो सेल को डिवाइड करता है, बनाने के लिए भेजता है, तो वो स्टेम सेल होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि हेमेटोपोइसिस बिगिंस विद एन ओरिजिनेटर सेल, जो उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, कॉमन टू ऑल ब्लड सेल टाइप, ये मतलब सारे ब्लड टाइप का कॉमन है ये स्टेम सेल। इट इज़ कॉल्ड ए हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स।
ठीक है, बिगेन्स विद एन ओरिजिनेटर सेल कॉमन टू ऑल ब्लड सेल टाइप्स। अब HSC यानी हेमोपोइटिक स्टेम सेल डेवलप्स इनटू ए प्रीकर्सर सेल और ब्लास्ट सेल। अब प्रीकर्सर सेल और ब्लास्ट सेल इसके बारे में भी बताते हैं, बट इट्स स्टिल इन द अर्ली स्टेज, ये अर्ली स्टेज में ही डेवलप हो जाता है। हेमोपोइटिक स्टेम सेल इनटू ए प्रीकर्सर सेल में और ब्लास्ट सेल में। भाई ब्लास्ट सेल और प्रीकर्सर सेल ही है वो सेल जो आपके सेल को बना रहे हैं, सेल को आगे डेवलप कर रहे हैं और उसके कई डिवीजन में आगे सेवरल सेल डिवीजन में बढ़ा के फैला रहे हैं। तो ये प्रीकर्सर सेल, देखो प्रीकर्सर सेल गोज थ्रू सेवरल सेल, हाँ लिखा तो है, सेवरल थ्रो डिवीजन एंड चेंज बिफोर इट बिकम ए फुल्ली मैच्योर्ड ब्लड सेल। जब फुल्ली मैच्योर्ड एक ब्लड सेल जो बन रहा है, एक सेल जिसे हम सेल कह रहे हैं, उस सेल से पहले जो इमेच्योर सेल है वो प्रीकर्सर सेल है या ब्लास्ट सेल है, जो कि कई सेवरल सेल को बना रहा है, डिवीजन कर रहा है, उसका डिवीजन कर रहा है, डिवाइड करके कई रूप में दे रहा है और बदलाव ला रहा है उसमें, बिफोर इट बिकम्स ए फुल्ली मैच्योर ब्लड सेल, पूरा मैच्योर ब्लड सेल बनने से पहले। तो हेमेटोपोइसिस के टाइप्स हैं एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। अब ये कोई नया वर्ड नहीं आया, एरिथ्रोसाइट था, ल्यूकोसाइट था, थ्रोम्बोसाइट था, अब वो साइट था, ये पोइसिस है। भाई वो साइट था जहाँ पे वो काम कर रहे थे, ये पोइसिस है कि जहाँ ये बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस रेड ब्लड सेल में था, अपने टाइप में पढ़ा ना, 3 थे एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ल्यूकोपोइसिस, पोइसिस वर्ड आ गया ना, बनना, तो वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन ल्यूकोपोइसिस कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट प्रोडक्शन। क्लियर है? आप देखो व्हाट हैपन ड्यूरिंग आरबीसी प्रोडक्शन यानी एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस होने पर क्या होता है देखते हैं, रेड ब्लड सेल को ही एरिथ्रोपोइसिस बोल रहे हैं। प्रोडक्शन ऑक्यूर इन योर बोन मैरो में ही होता है। एन HSC मैच्योर इनटू ए प्रीकर्सर सेल कॉल्ड एन एरिथ्रोब्लास्ट। जब स्टेम सेल्स जो है मैच्योर होगा एक प्रीकर्सर सेल में, उसी को एरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। ब्लास्ट बताया था ना, प्रीकर्सर सेल और ब्लास्ट सेल, तो एरिथ्रोब्लास्ट हो गया, जहाँ पर ये क्या होगा, एरिथ्रोपोइसिस होगा। तो देखो एरिथ्रोब्लास्ट हो गया, तो एरिथ्रोब्लास्ट बिकम एन इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। वो फिर क्या होगा, एक इमेच्योर रेड ब्लड सेल होगा जिसको हम रेटिकुलोसाइट कहेंगे। फिर क्या होगा, फाइनली ए रेटिकुलोसाइट डेवलप इनटू ए मैच्योर रेड ब्लड सेल। तो रेटिकुलोसाइट फाइनली एक मैच्योर रेड ब्लड सेल डेवलप कर देती है, यही है आपका एरिथ्रोपोइसिस। अब एरिथ्रोपोइसिस डायरेक्ट पूछ सकता है। अब आ जाओ कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग व्हाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन यानी ल्यूकोपोइसिस प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। ऑल द डिफरेंट kinds of white blood cells, corpuscles are obtained from the hematopoietic stem cell in the bone marrow। वही कॉमन बात है ना, कोई नई बात नहीं है। एन HSC स्टेम सेल जो है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं स्टेम सेल्स बोल रहा हूँ, फॉलोज ए डेवलपमेंट पाथ, एक डेवलपमेंट पाथ, एक जगह, ठीक है, जो बनाता है, फॉलो करता है, जिसको हम कहते हैं मायोलॉइड सेल लाइन फॉर ग्रेनुलोसाइट प्रोडक्शन। ग्रेनुलो के बारे में भी बताया ना, न्यूरॉन था उसके साइड में ग्रेनुल्स थे ना, देखो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बगल में थे ना ग्रेनुल्स, तो ग्रेनुलोसाइट प्रोडक्शन। अब माइलोइड मीन रिलेटिंग टू द बोन मैरो वेयर ग्रेनुलोसाइट गेट मेड। माइलोइड का मतलब ही वही है कि एस रिलेटिंग टू द बोन मैरो, जहाँ पर ग्रेनुलोसाइट गेट मेड, जहाँ बन रहा है। तो फॉर ग्रेनुलोसाइट टू फॉर्म एन HSC स्टेम सेल बिकम्स ए प्रीकर्सर सेल कॉल्ड ए माइलोब्लास्ट, जिसको हम माइलोब्लास्ट कहते हैं एंड मोनोब्लास्ट कहते हैं, बिफोर मैच्योरिंग इनटू ए फुल्ली डेवलप्ड मोनोसाइट। तो ए माइलोब्लास्ट फॉर्म्स ए माइलोसाइट विच लेटर बिकम्स ए बेसोफिल, साइनोफिल और न्यूट्रोफिल। यही बना रहे हैं ना ये तीनों, जो उसमें शुरुआत में बता चुका हूँ, अब ये उसकी डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। तो मोनोसाइट मेड इन योर बोन मैरो, वाइल लाइम्फोसाइट बी सेल और टी सेल के रूप में होते हैं और नेचुरल किलर सेल गेट मेड इन योर बोन मैरो एंड अदर लिम्फ टिश्यू, बोन मैरो में और अदर लिम्फ टिश्यू में बन रहे हैं, एंड देन ट्रेवल टू द थाइमस वेयर दे विल मैच्योर एंड डेवलप इनटू टी सेल लाइम्फोसाइट, जहाँ पर ये जाकर मैच्योर हो जाते हैं और टी सेल लाइम्फोसाइट बनाते हैं। अब प्लेटलेट प्रोडक्शन की बात करते हैं यानी थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट प्रोडक्शन अकर इन योर बोन मैरो,
सारे बोन मेरो में हो रहे हैं। तो जो स्टेम सेल्स मैच्योर इनटू ए प्रिकर्सर सेल कॉल्ड मेगाकार्योब्लास्ट, ठीक है, मेगाकार्योब्लास्ट, स्टेम सेल मैच्योर हो रहा है इनटू ए प्रिकर्सर सेल में, तो क्या कहते हैं उसको, मेगाकार्योब्लास्ट। तो मेगाकार्योब्लास्ट बिकम्स ए मेगाकार्योसाइट। भाई ब्लास्ट का काम है बनाना, और जहां जहां पे बनेगा वो साइट है। फ्रेगमेंट्स ऑफ द मेगाकार्योसाइट ब्रेक ऑफ बिकमिंग प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी उस पीस ऑफ पार्ट, फ्रेगमेंट्स मतलब पीस ऑफ पार्ट, मेगाकार्यो का जो साइट है जो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर जो बनेगा, जो पार्ट बनेगा, जो पीस बनेगा प्लेट के रूप में, डिस्क टाइप में, वो क्या होगा, प्लेटलेट्स होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी मेन बात है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, अगला टॉपिक है ये, हेमोस्टेटिस। अभी देखो स्टेटिस वर्ड आ गया, स्टेटिस का मतलब स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है, स्टैंडिंग स्टिल, और हेमो मीनिंग ब्लड। द टर्म ऑफ हाउ योर बॉडी स्टॉप ब्लीडिंग, ये एक ऐसा टर्म है कि कैसे आपका खून रुकेगा। तो प्राइमरी हेमोस्टेटिस यानी प्लेटलेट क्लॉटिंग, प्राइमरी हेमोस्टेटिस इज व्हेन योर बॉडी फॉर्म्स ए टेम्परेरी प्लग, जब हमारी बॉडी एक टेम्परेरी प्लग बना देती है, पपड़ी से हल्की जम गई, लेकिन यार वो पपड़ी हट भी सकती है, खून निकल सकता है, वो पपड़ी तो वो कोई वो नहीं है, क्या होगा, टू सील एन इंजरी। प्राइमरी हेमोस्टेटिक क्या करता है, जब आपकी बॉडी एक टेम्परेरी प्लग में एक आपकी इंजरी को, चोट को सील करती है, खून के निकलने वाले जोखिम वाले भाग को, तो टू एकम्प्लिश दैट प्लेनेट्स, जो उसकी खामियां होती है उस प्लेटलेट्स की, दैट सर्कुलेट इन योर ब्लड स्टिक टू द डैमेज टिश्यू, ये क्या करता है, डैमेज टिश्यू चिपक जाता है, एंड एक्टिवेट, ये उस डैमेज टिश्यू से चिपक कर और एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। दैट एक्टिवेशन मीन्स, इसी एक्टिवेशन को हम कहते हैं कि दे कैन रिक्रूट मोर प्लेटलेट्स, यानी और ज़्यादा प्लेटलेट्स चाहिए, टू फॉर्म ए प्लेटलेट प्लग, यानी एक तरीके से प्लग होता है जैसे बोतल में हम लोग टू स्टॉप ब्लड लॉस फ्रॉम द डैमेज एरिया, ब्लड लॉस डैमेज एरिया का निकालने के लिए कहता है और प्लेटलेट दो, भाई अभी थोड़ा रुका है लेकिन हल्का हल्का खून अभी भी गीला गीला दिख रहा है और निकल रहा है, तो वो परमानेंट काम नहीं हुआ, तो वो एक्टिवेट कर देता है, किसको एक्टिवेट करता है, टू एकम्प्लिश दैट प्लेटलेट्स, ये प्राइमरी होमोस्टेटिक ये काम करता है, एक्टिवेट हो जाता है प्राइमरी होमोस्टेटिस, ठीक है। और वो क्या करता है, डैमेज एरिया पे और ज़्यादा प्लेटलेट को पैदा कर देता है, और प्लेटलेट भेजने का काम कर देता है, और वहाँ जाके उसको प्लग कर देता है। तो दैट क्लॉट वर्क्स मच लाइक ए कॉर्क और बॉटल स्टॉपर, जैसे बॉटल में एक कहते हैं ना कागज़ ठूस दिया, बंद कर दिया, ऊपर ढक दिया, तो अब पानी यहाँ से बॉटल में से कुछ लीक नहीं होगी, गैस नहीं निकलेगी, तो उस टाइप का एक बॉटल स्टॉपर हो जाता है। कीपिंग ब्लड इन ए डेब्रिस और जर्म्स आउट, मतलब कीटाणु और गंदगी जो है उसके अंदर आने से उसको रोकने के लिए ये वहाँ पे जाके एकदम से प्लग हो जाता है। तो इट में आल्सो इन्वॉल्व कॉन्स्ट्रिक्शन, नर्विंग ऑफ द डैमेज ब्लड वेजल, और ये एक जो ब्लड वेजल है, नसें हैं ब्लड की, उसको सिकुड़ने का भी काम करता है, कस देता है, उसको भी काम करता है। ये कौन, प्राइमरी हेमोस्टेटिस, ठीक है ना, कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा ये जरूर है कि शब्दों को कैसे लिखोगे, लेकिन समझ गए आप तो भी आपके लिए पास होने के लिए बहुत अच्छे वर्ड आ जाएंगे। अब देखो आगे आते हैं, विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ सब्सटेंस दैट एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रिलीज, ये ऐसा तब हुआ जब वो सब्सटेंस ने प्लेटलेट रिलीज किया। अब सेकेंडरी हेमोस्टेटिस की बात करते हैं, यानी कोगुलेशन कास्केड। अब जो कोगुलेशन कास्केड है, झिल्ली बना के पूरा बांध बूंद देना, वो जाल पूरा बना के उसके वापस परत पैदा कर देना है, तो द नेक्स्ट स्टेप विच स्टेबलाइज द प्लग इज सेकेंडरी हेमोस्टेटिस और कोगुलेशन, इन्वॉल्व्स मॉलिक्यूल इन योर ब्लड कॉल्ड कोगुलेशन फैक्टर, इसी को कोगुलेशन फैक्टर कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे किस चीज़ में, स्टेबलाइज करने में प्लग को। दोज फैक्टर एक्टिवेट इन सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कोगुलेशन कास्केड हो जाते हैं। तो विच क्या होता है कोगुलेशन कास्केड, विच एम्पलीफाइज, जो कि एम्पलीफाई करता है क्लोटिंग इफेक्ट को, क्लोटिंग इफेक्ट की शक्ति को बढ़ा देता है, एज द सीक्वेंस कंटिन्यूअस फॉर्म, ये सीक्वेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में एक सब्सटेंस के जरिए एक सब्सटेंस बनाता है, उसी को हम फाइब्रिन कहते हैं, फाइब्रिन इन फाइबर समझ रहे हो ना, लसेदार फाइबर सा होता है, फाइबर होते हैं, इस खाने को खाओ इसमें फाइबर होता है, तो एक फाइबर रूप में एक वापस उसको उसी सतह की तरह बनाने के लिए एक फाइब्रिन पैदा कर देता है, वहाँ पर एक सब्सटेंस पैदा कर देता है। ये कौन करता है, सेकेंडरी हेमोस्टेटिस। देखो अगर पढ़ाई को जरूरी जानकारी रोचनीय रूप से पढ़ोगे तो इतना कठिन नहीं लगेगा, और कठिन तो हर चीज़ है। फाइब्रिन पॉलीमराइजेस अगेन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। अब फाइब्रिन क्या करता है, अपना पॉलीमर बनाता है और लॉन्ग चेन में बदल जाता है, टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन।
ऑफ फाइब्रिन विच फॉर्म से रेटिकुलम ऑफ क्लॉट, वो क्या करता है, एक रेटिकुलम ऑफ क्लॉट के रूप में फॉर्म कर देता है। कहाँ चला गया, विच फॉर्म ए फाइब्रिन पोलराइज अगेंस्ट टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, हाँ, ऑफ फाइब्रिन विच फॉर्म से रेटिकुलम ऑफ क्लॉट, यानी जाल बना देना। और कोवैलेंट क्रॉस लिंकेज आर फॉर्म बिटवीन फाइब्रिन थ्रेड्स, तो एक क्रॉस बनाता है, कोवैलेंट क्रॉस लिंकेज, मतलब क्रॉस क्रॉस जाली होती है ना, जाली क्रॉस 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 के रूप में एक जालीदार होता है, जैसे इस तरह का लिंकेज के रूप में फॉर्म कर देता है, किसके बीच में, फाइब्रिन थ्रेड्स के, एक फाइब्रिन जो धागा है, धागा के रूप में। एंड आफ्टर इंजुरी ब्लड कैपिलरीज, और जो ब्लड कैपिलरीज जो जख्मी था, आर कवर्ड बाय इट, उसको कवर कर देता है विद इन 2 से 8 मिनट में, 2 से 8 मिनट में, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक सिस्टम और इंट्रिंसिक सिस्टम, अगर मान लो ये चीज़ ना लिख पाओ, ये समझने में रख लो और इसका जवाब देना है, तो आप ये डायग्राम भी दे सकते हो, ये वाला जो अब इस रूप में भी आप उनको दे सकते हो कि एंट्रिंसिक सिस्टम यानी ब्रह्मातंत्र और एक अंतरातंत्र, इंट्रिंसिक सिस्टम। इसमें क्या होगा, ट्रोमाटाइज्ड, अब देखो ट्रॉमा कहते हैं ना, ट्रॉमा गंभीर चीज़, किसी को सदमा पड़ गया हो, किसी को धक्का लग गया हो, किसी को कुछ हो तो ट्रोमाटाइज यानी जो चीज़ ऐसी, भाई जो चीज़ अपना काम करना छोड़ देती है, अपना वर्किंग प्रोसेस, ट्रॉमा बोलते हैं। ट्रॉमा सेंटर आप जैसे यूज़ करते हो, ट्रॉमा यानी वाउंड टिश्यू, जो टिश्यू जख्मी है वो क्या करेगा, बाहरी तंत्र में कैसे काम कर रहा है, रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्यों, क्योंकि कैल्शियम और प्रोटीन ये कवर करके रखा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन करेगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बिनेस, अब वो उसका प्रो वर्जन, उसका बेस बना देगा थ्रोम्बो का। थ्रोम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम और प्रोटीन को लेकर चलेगा। जो इंजरी हो गई, जहाँ जो टिश्यू जख्मी हो गया, उस टिश्यू ने फौरन जख्मी होने के बाद एक रिलीज कर दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और उसने क्या किया, कैल्शियम और प्रोटीन को कैरी कर लिया साथ में। अब उसने क्या किया, उसका भी प्रो वर्जन थ्रोम्बिनेस बना दिया, यानी उसका एक बेस रूप में थ्रोम्बिनेस बना दिया। अब इधर आ जाओ, तो साइड में दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। एक इंट्रिंसिक सिस्टम चलेगा जो अंतरी तंत्र में वर्किंग करना, एक ये बाहरी जख्मी वाला भाग था, एक ये अंदर वाला जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो तुम्हारे अंदर है ना, वो क्या करेगा, एडहेर टू डैमेज, फॉरन डैमेज को रिपेयर करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा, डैमेज बढ़ने नहीं देगा। प्लेटलेट फैक्टर 3 से होकर गुजरेगा, तो कैल्शियम और प्रोटीन ये भी उठाएगा और ये भी प्रोथ्रोम्बिनेस बना देगा। फिर ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इनएक्टिव हेपरिन एंड कैटलिस्ट। हेपरिन आप समझ गए, अभी बताया था। हेपरिन जो ब्लड को फ्लो करने का काम करता है, तो ब्लड को जब फ्लो कर देगा तेजी से, सारा ब्लड निकल जाएगा तो इंसान तो मर जाएगा। तो ये हेपरिन को इनएक्टिव कर देते हैं दोनों बेस मिलकर, क्योंकि एक तंत्र नहीं, जब 2-3 तंत्र, हेपरिन इतना पावरफुल होता है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, चल रहा है। अब वहाँ पर हेपरिन ने ब्लड उसको सारा निकाल दिया, 5 से 6 लीटर तो ब्लड है और वो निकल गया, तो इंसान बचेगा क्या। तो ऐसे केस में उसको इनएक्टिवेट कर देगा हेपरिन और कैटलिस्ट को। फिर क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन ने, समझ देखिए यहाँ पे, इनएक्टिवेट जो हेपरिन है उसके बाद क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन कैटालिस्ट में अपना कन्वर्ट होगा। फिर वो फाइब्रोनोजन बनाएगा, फाइब्रोनोजन जिसके अंदर फाइबर होता है, फाइबर टाइप की एक लसेदार प्रवृत्ति होती है, केमिकल सब्सटेंस होता है गाढ़ा जो फाइबर रूप में परत बना के बैठेगा, तो वो फाइब्रिन मोनोमर और फाइब्रिन पॉलीमर के रूप में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये भी लिख देते हो तो 3 नंबर के मार्क्स में ये 3 नंबर पूरे दिला देगा, 5 नंबर में तो नहीं दिलाएगा, लेकिन 3 नंबर मार्क्स में इस तरह के डायग्राम से भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड टाइप्स आल्सो नोन एज ब्लड ग्रुप इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड इनहेरिटेड जेनेटिक एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेस। क्या कहता है कि एक ब्लड का ऐसा टाइप, जैसे कहते हैं ना ए पॉजिटिव, ए टाइप, इसका ब्लड क्या है जी, ब्लड ए है, ए ग्रुप है। ए ब्लड टाइप आल्सो नोन एज ब्लड ग्रुप। इसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे ब्लड में, तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी है या नहीं है, उसके बेस पर जब हम एक ब्लड को क्लासीफाई करते हैं। और इनहेरिटेड जेनेटिक कुछ जेनेटिक वो एंटीजेनिक सब्सटेंस, जैसे मान लो कि बाहरी कोई वो आ गए आक्रमणकारी या वो आ गए, ऐसे कुछ सब्सटेंस हो ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी पर, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर इन द प्रेजेंस ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड,
यही है ब्लड ग्रुप। तो दिस एंटीजन में भी, ये एंटीजन प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है। अब ये मत सोचना कि भाई प्रोटीन है तो भाई जो भी मारेगा उसके पास ताकत तो है, प्रोटीन एक ताकत है अपने आप में। जो चीज़ बॉडी को किल कर रही है, कोई चीज़ को हार्म कर रही है, वो प्रोटीन के रूप में हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है। जो खाना हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर एक एंटीबॉडीज़ है ना, जो उसके अंदर का एंटीजन मारती है और उसके अंदर का न्यूट्रिएंट में डिवाइड करके एनर्जी में तब्दील कर लेती है। अब हर चीज़ आ रही है तो कार्बन भी पैदा कर रही है, गलत चीज़ें भी, तो एंटीजन कवर करके रखता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन, यानी उस एंटीजन के टाइप पे डिपेंड करता है प्रेजेंट और एब्सेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो मेंबर है, झिल्लियां हैं, उसका जो चैम्बर है, उसमें वेरियस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आर एस फॉलो। कौन सा होता है? एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, यानी ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड ओ। दूसरा होता है रीसम आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब ये रीसस क्या है? रीसस ब्लड ग्रुप जो है, ये एक मंकी का नाम था रीसस। उस मंकी के अंदर पाया गया था, क्योंकि हमारी प्रजाति भाई मंकियों से तो निकली है, वानर से इंसान बने, तो रिसर्च किया गया, वानरों पे ही रिसर्च करते थे। तो एक साइंटिस्ट, उन्होंने जब रिसर्च किया कि एक रीसस नाम के मंकी के अंदर एक आरएच नाम का ब्लड ग्रुप पाएगा, और फिर एमएनएस है, पी है, टोटल 30 तरह के ग्रुप हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में हमको ये 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एबीओ और रीसस के बारे में, ठीक है। तो इतना लंबा ना जाके, अब टॉपिक खत्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट है, पूरा चैप्टर कंप्लीट है ये। एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंड एंटीजन ए एंड एंटीजन बी ऑन द आरबीसी सरफेस एंड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। देखिए, एंटीबॉडीज कहाँ होती है? प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ होता है? रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होते हैं, सेल होते हैं रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस पे होता है। ध्यान रखना, एंटीजन हमारा जब हमने डिवाइड किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो आरबीसी के सरफेस, सतह पे होती है, ऊपर होती है सरफेस पे। और एंटीबॉडीज कहाँ होती है? प्लाज्मा में। कहते हैं ना, उसका प्लाज्मा ले लिया, उसका एंटीबॉडी ले लिया, तो सीरम के माध्यम से निकाला, ठीक है, नॉट कन्फ्यूजन, ये ध्यान रखना। अब टाइप ए की बात करते हैं। टाइप ए, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ए, यानी एंटीजन ए, प्रोटीन ए, एंटीजन ए, एंड एंटीबॉडीज ऑफ प्रोटीन बी। टाइप बी क्या करेगा? सिंपल सी बात है, अगर टाइप ए है तो एंटीजन ए है, एंटीबॉडीज बी होगा। अगर टाइप बी है तो प्रोटीन बी होगा, तो एंटीजन क्या होगा? सॉरी, टाइप बी है तो एंटीजन बी होगा, तो प्रोटीन एंटीबॉडीज क्या होगा? ए होगा। टाइप ए बी है तो सिंपल सी बात है, जो टाइप होगा वो ही एंटीजन होगा और उसका अगेंस्ट एंटीबॉडी होगा। तो टाइप ए बी है तो एंटीजन ए और एंटीजन बी, बट नो एंटीबॉडीज। अब टाइप ओ है तो इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी प्रोटीन ऑफ एंटीजन। अब ओ क्या है? ओ है एक्चुअल में 0 है, और 0 को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओ मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी, एक्चुअल में ओ ही एक ऐसा है जब जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी प्रोटीन और एंटीजन नहीं है, इसलिए क्योंकि एंटीबॉडीज़ है। अगर आप टाइप ए को टाइप बी लगाते हो तो क्या करता है? एंटीबॉडी एंटीजन का उल्टा होता है, और अगर वो उस एंटीजन का उसके पास आ गया, टाइप बी वाले के पास एंटीजन बी था और टाइप ए के पास एंटीजन ए था, अब उसमें दोनों आपस में क्लैश कर जाएंगे तो उसके एंटीजन को मार देगा, तो वो उसके लिए नुकसान कर देगा, उसके जीवन के घातक हो जाएगा। इसलिए एंटीजन को मिलाया जाता है ब्लड ग्रुप से सेम में, और उसका अगेंस्ट एंटीबॉडी होता है। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आगे चल के अभी मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे टाइप ए बी हो गया और टाइप ओ हो गया। एंटीजन आर नोन एज एग्लूटिनोजेंस। ये सिर्फ एक वर्ड का शब्द है, इसको याद रखना। ये एक वर्ड में आ सकता है कि एंटीजन को हम एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं और एंटीबॉडीज़ को हम एग्लूटिन्स भी बोलते हैं, एगुटिनिन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये पूरी फोटो ले लो ताकि ये टुकड़ों में आपको जब समझाऊंगा तो ये टूटे ना। अब देखो, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ए होगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बी बनाएगा। तो ये डोनर जो होगा, जो दाता है, जो देने वाला है, वो कंपेटिबल होगा विद ए एंड ए बी, और रेसिपिएंट जो है, जो लेने वाला है, वो कंपेटिबल होगा ए और ओ के साथ, ठीक है। क्लियर है ना? देखो, एंटीबॉडीज उसके एंटीजन को खा जाएगी, इसीलिए सेम एंटीजन वाले को दिया जाता है। अगर एंटीजन डिफरेंट हो गया तो वो उसके एंटीजन को खा जाएगा, वो रिएक्शन कर जाएगा। अब बी की बात करते हैं, तो एंटीजन बी क्या करेगी? एंटीबॉडी ए बनाएगी। तो जब एंटीबॉडी ए बना रही है और एंटीजन बी है, तो एंटीजन बी वालों के साथ ही कंप्रोमाइज़ करेगा और ए बी के साथ करेगा। ए बी के साथ क्यों करेगा? अभी बता दूंगा। और जो लेने वाला है वो क्या करेगा? भाई लेने वाला बी है तो बी लेगा,
और ओ लेगा। ओ क्यों लेगा? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो वो उसका मरेगा नहीं। ओ एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई ले सकता है। देखो ये देखो, इस ए बी जो पहला वाला है उसने में भी ओ ले लिया, इसने भी ओ ले लिया। अब ए बी वाले में आ जाओ, ए बी के पास एंटीजन ए बी है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पर जो देने वाला होगा वो सिर्फ ए बी होगा, लेकिन लेने वाला यूनिवर्सल होगा, कोई भी ले सकता है, क्योंकि किसी को एंटीजन ए चाहिए, किसी को एंटीजन बी चाहिए। अब ओ की बात करते हैं तो इसके पास एंटीजन है नहीं, ए बी है, एंटीजन कोई भी नहीं है, ए है ना बी है, लेकिन ये एंटीबॉडी बनाता है, एंटी ए एंटी बी। तो डोनर जो है वो यूनिवर्सल हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टर जो है वो सिर्फ ओ होगा, वो ओ ही लेगा। क्यों? क्योंकि भाई एंटीबॉडी ए और बी है। अब लेने वाले के पास अगर दूसरे टाइप का एंटीजन है तो वो उसको लड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो तरह की एंटीबॉडी इसके पास है, तो सिर्फ लेने वाला ओ ही लेगा। ठीक है। अब देखो, मान लो आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो देखो शीशे में रगड़ता है, देखिए जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसका आकार ऐसे होता है गोला, और गोले में देखो ये जो ट्रेंगल टाइप का बना हुआ है, ट्रेंगल टाइप का ये जो आकृति बनाई है, ये इस तरह का दिखाई देगा आपको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप पहचान लोगे कि ए है। ए के आकार का ये ट्रायंगल ऐसे से गोले पर, ये गोल आरबीसी हो गया, आरबीसी के सरफेस पर, और ये ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है। अब जो एंटीबॉडी होगी वो इस तरह का होगा। अगर मैं एंटीबॉडी की पूरी डायग्राम, ये देखो एंटीबॉडी ऐसा होता है, तो इसका एक पार्ट ले लिया, एक पार्ट को इस तरीके से ये बनाकर दिखा रहे हैं। तो एंटीबॉडी को हम स्मॉल कैपिटल लेटर में शो करते हैं, और जो एंटीजन है उसको बिग लेटर में शो करते हैं, ताकि इसकी पहचान हो सके, इसे पता चल सके कि हाँ ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है। वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करते, लिख के नहीं देते, वहाँ बड़ा कैपिटल ए ले लिया और छोटा बी ले लिया, तो इसका मतलब समझ लो उसकी वो एंटीबॉडी है और ये इसका एंटीजन है। अब देखो, अगर मान लो ये ट्रेंगल की शेप में है और ये जो एंटीबॉडी से बी है, तो इसका जो बी का गोला है, देखो इसका जो आगे की आकृति है, ये देखो ये वाली, ये ऐसे बी के आकार में कर्व है। अब ये जब जाएगी इसकी एंटीबॉडी के साथ टकराएगी, तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को मार नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रायंगल है, इसमें फंसेगा नहीं, ये आगे सर्कुलेट हो जाएगा। अब मान लो इधर भी ट्रायंगल होता, इधर भी ए शेप में होता, एंटीजन एंटीबॉडी ए होता, तो ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, तो ये कर्व ए की शेप में होता ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में जाके वहाँ फंस जाता, जैसे ये वाला है, ये देखो। अब इसमें अगर वो एंटीजन ए आता तो ए उसमें फंस जाता, फंस जाके ब्लॉक हो जाता, ब्लॉक करके वो क्या करता, आपस में लड़ जाता, तो वो उसको किल कर देता, तो वो घातक हो जाता। इसीलिए एंटीबॉडीज़ डिफरेंट होती है एंटीजन से। तो ब्लड ग्रुप ए में जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको एंटीजन इस तरीके का दिखेगा। और देखो ब्लड ग्रुप बी में देख लो तो एंटीजन अगर बी होगा तो उसमें बी में ऐसे गोले आकार का होगा, ये देखो इस तरीके से राउंड होगा बी का। ठीक है, एक गोला होगा और उसके ऐसे चारों तरफ ये बी में राउंड होगा। और एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडीज़ ए होगा, तो एंटीबॉडीज़ ए है तो ए के आकार में ये ट्रायंगल इसका कटा हुआ है। अब ये इसमें फंसेगा नहीं, इसलिए दोनों का इस तरीके से, समझ गए? इससे साधारण तरीका और क्या बताएं। ठीक है, अब देखो ये पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा 55 से 60% होता है। ठीक है, एंटीबॉडी लेता है, और जो रेड ब्लड कार्पसेल्स है वो एंटीजन कवर कर रहा है। ठीक है, ए बी ग्रुप 40 से 50% होता है। तो देखो ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई जो हम करते हैं वो आरबीसी से करते हैं, प्लाज्मा एंटीबॉडी लिए रखता है और वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है? एंटीजन से। एंटीजन कहाँ है? आरबीसी की सतह पे। एंटीबॉडी कहाँ है? प्लाज्मा में। ठीक है, अब देखो बी ग्रुप, वो ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी में देखो ए का भी खांचा है और बी का भी है। अब इसके साथ अगर एंटीबॉडी हमने ए ले ली या बी ले लिया, ए बी दोनों ले लिया, दोनों ही कंडीशन में ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसके साथ एंटीबॉडी कोई नहीं होती, इसके साथ एंटीबॉडी नहीं चलेगी, क्योंकि ये ए और बी दोनों को ले रहा है। क्लियर है? इसीलिए इसका आंसर लिख दोगे कि अगर ए बी है तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं है। अब ये देखो ब्लड ग्रुप ओ की बात कर लो, जीरो यानी जीरो है, तो जीरो यानी इसके ऊपर ऊपर देखो कोई भी ना ए है ना बी है, तो जब ऊपर है ही नहीं तो उसका फंसने का चांस ही नहीं, तो उसमें दोनों एंटीबॉडी चल जाएंगी, ये ए के खांचे वाली ट्रायंगल वाली भी और यहाँ बी का खांचा ये कर्व वाली भी, इसमें दोनों एंटीबॉडी चल जाएगी। ठीक है, इसलिए ओ के पास दो तरह की एंटीबॉडी है और ए बी के पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है। अब याद हो जाएगा। अब देखो टाइप ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसीवर। जो टाइप ए बी होगा वो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर होगा, इसीलिए टाइप जो ओ होगा, जीरो जिसे हम कहते हैं जीरो है, इज यूनिवर्सल डोनर होगा, कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन। ओ वाला डोनर होगा, किसी को भी खून दे सकता है, और ए बी वाला किसी से भी ले सकता है। क्लियर? ये फोटो अब ये लास्ट खत्म होने वाला है। आर एच ब्लड ग्रुप, इट वॉज फर्स्ट डिटेक्शन इन रीसस मंकी। समटाइम्स सरफेस एंटीजन ऑफ आरबीसी हैव द आर एच फैक्टर।
सरफेस ऑफ आरबीसी के, ठीक है। 97% इंडियन पॉपुलेशन हैव आरएच पॉजिटिव, दैट इज प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीजन। भाई जब वो आरएच का ले रहे हो तो आरएच एंटीजन है ना, एल्स हैव आरएच नेगेटिव, बाकी पे आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। जनरली नो एंटी आरएच एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। भाई एंटीबॉडी कोई मिलती नहीं, वो कहाँ होती है, ब्लड प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। प्रोडक्शन ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज अक्कर्स बाय द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम में उत्पन्न होता है। व्हेन एन आर एच माइनस पर्सन, जब एक आर एच माइनस पर्सन रिसीव करता है, देखो माइनस और प्लस, जो ए प्लस ओ माइनस ये आर एच फैक्टर लगाया जाता है, तब वो ब्लड ग्रुप, अब ये आप मान लो कि आर एच माइनस है आर एच प्लस है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, वो ए और बी के साथ आर एच फैक्टर भी उसका चेक करना पड़ता है, तब उसके साथ प्लस और माइनस लगता है। नहीं, अब जब भी आप ब्लड ग्रुप किसी का करते हो तो उसका दो फैक्टर यूज़ होता है, एक सिंपल ब्लड फैक्टर जो ब्लड ए है, ओ है, बी है, और दूसरा होता है आर एच फैक्टर, यही आपको प्लस माइनस का साइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो जब आर एच माइनस का पर्सन रिसीव करेगा ब्लड हैविंग आर एच प्लस एंटीजेंस, तब क्या होगा, दिस एंटी आर एच एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द ब्लड, and when second transfusion of RH plus blood is given, these antibodies agglutinate causing hemolysis and a severe reaction, एक गंभीर समस्या पैदा कर देगा जब RH माइनस और RH प्लस का मैच नहीं होगा। तो देखो कैसे करता है, द RH फैक्टर रिपोर्टेड प्रायर टू मैरिज इज इंपॉर्टेंट। मैरिज से पहले आर एच फैक्टर का रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आर एच इनकम्पैटिबिलिटी कुड अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी इनकम्पैटिबिलिटी जरूर आड़े आएगी या दिक्कत पैदा करेगी। दिस इनकम्पैटिबिलिटी रिजल्ट इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटल। देखो एरिथ्रोब्लास्ट आप जान ही रहे हो, एरिथ्रो सिस्टम आपने पढ़ाई है। तो ये क्या करेगा कि ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है, ये गर्भ जो ये फोइटल जो भ्रूण है उसके ऊपर दिक्कत देगा, विच कॉज फोइटल डेथ इन द वॉम, गर्भ में उस बच्चे की मौत का कारण बन जाएगा। अब इसको निकालना कैसे, टू एलिमिनेट एनी आर एच प्लस एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स ब्लड, इसको निकालने का क्या उपाय है, ये भी एक अलग से क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकता है। विद इन 3 days आफ्टर द बर्थ ऑफ हर आर एच प्लस चाइल्ड में से आफ्टर बर्थ 3 दिन के बाद ए सब्सटेंस कॉल्ड रोगम कहते हैं, मलहम जैसा लगा रोगम, इसका वो लगाया, शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू हर, उसके अंदर डाला जाता है। इन दिस वे मदर विल नॉट मेक एनी एंटीबॉडीज, तो उसमें क्या होगा कि जो मदर की बॉडी है वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, आर एच प्लस फोइटस के, जो गर्भ में भ्रूण है। देखो जब तक बच्चा गर्भ में है तब तक भ्रूण है, और जब बच्चा बाहर पैदा हो गया तो बच्चा है, तो चाइल्ड है। तो इसलिए फोइटस तब तक उसको कहा जाएगा, चाहे 2 दिन के बाद ही निकलने वाला है तब तक भी वो वही कहलाएगा। तो आर एच प्लस फोइटस जो है एंड डेंजर टू द सेकंड चाइल्ड इन मैरिज, क्योंकि ऐसे केसेस में एक बच्चा अगर हो जाता है तो दूसरा बच्चा नहीं होता, एक ही संतान होती, फिर दूसरा लाख कोशिश कर देते हैं, उनकी कभी संतान नहीं होती। तो ये आर एच फैक्टर बहुत बड़ा रोल इसमें निभाता है। इन दिस वे मदर विल नॉट मेक एनी एंटीबॉडीज, ये हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में है, हेमोलाइटिक डिजीज और न्यू बॉर्न में, और पैटर्निटी डिस्प्यूट, अगर कोई पैतृक विवाद हो जाए तो उसमें डिस्प्यूट मामले में उसका ब्लड ग्रुप जांच करेंगे। इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक और एरिथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान वगैरह, और कोई भी इस तरह की इम्यून सिस्टम की नॉलेज लेनी है तो ब्लड जांच, ब्लड के जरिए है। मेडिको लीगल इशू, अगर मेडिकल का कोई इशू हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया कि आप इम्यून सिस्टम से लेकर कोई ज्ञान वगैरह पढ़ाई वढ़ाई करें जैसे उसमें, और मेडिको लीगल इशू, अगर मेडिकल को लेकर कहते हैं ना इसका मेडिकल जांच करो, थाने में चले गए, वहाँ चले गए तो वहाँ पर हुआ। टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल, किसी क्रिमिनल को पहचाना जा सकता है, अगर प्लास्टिक सर्जरी से अपनी शक्ल बदल ले या कोई कुछ कर ले तो उसके भाई ब्लड ग्रुप से। तो ससेप्टिबिलिटी टू वेरियस डिसीज, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंस। चैप्टर ख़त्म। थक गया हूँ, प्यास भी लग गई। मिलते हैं अगले उस पर, लाइक कर दीजिए।